हेलो गाइस, स्वागत है आपका। मैं जैसे बोला था कि आपकी वीडियो आ जाएगी, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं, तो मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। ऐसा मैं बोला था कि कल आपकी वीडियो आने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन क्लियर करेंगे, कोई भागा भागी नहीं करेंगे, वन शॉट में पूरा क्लियर कर लेंगे। इस केस में एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। लाइन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि मैं पूरा चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। लाइन एक एक लाइन क्लियर करते चलेंगे इस केस में। तो चालू करते हैं वीडियो को, चालू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है आपके में, वो दे रखा है पंचानन महेश्वरी के बारे में। बहुत टीचर्स इसे इग्नोर करवाते हैं कि क्या आएगा इसमें से, लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। वैसे देखें तो आपके पंचानन महेश्वरी जो थे वो पैदा हुए थे 1904 नवंबर में पैदा हुए थे। इतना आता नहीं है इस केस में। पंचानन महेश्वरी जो है वो बहुत ही अच्छे बॉटनिस्ट रह चुके हैं, इंडिया के नहीं लेकिन एंटायर वर्ल्ड के रह चुके हैं। इस केस में उन्होंने इलाहाबाद गए थे हायर एजुकेशन के लिए और अपनी डीएससी करी थी। बीएससी एमएससी करते उन्होंने डीएससी करी थी अपने कॉलेज डेज में। वो इंस्पायर हुए थे डॉक्टर डब्ल्यू डोडगेन से, अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया, उनकी बॉटनी में इंटरेस्ट हुआ और स्पेशली मॉर्फोलॉजी में उन्हें इंटरेस्ट आया। उनका टीचर ने एक्सप्रेस किया कि अगर उनका स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है अहेड ऑफ हिम, इट विल गिव अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन। सबको लगता है कि टीचर को सब लगता है कि अपना स्टूडेंट जो है वो अच्छा करे ज़िंदगी में, उनके लिए था। इसी वजह से इस वर्ड्स ने पंचानन को इनकरेज किया इस केस में। तो टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू इन हिज टीचर इन रिटर्न ही वर्क। उन्होंने किस पे काम किया? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने वर्क किया एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम किया इन्होंने, और पॉपुलराइज किया क्या? एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर जो एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर होते हैं उनको क्या किया? पॉपुलराइज किया एम्ब्रोलॉजिकल करेक्टर को। तो एम्फसाइज किया दैट नीड फॉर इनिशिएशन फॉर वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। तो ये पढ़ सकते हो कि इन्होंने एम्फसाइज किया कि क्या नीड आती है आर्टिफिशियल कल्चर इमेच्योर एम्ब्रियोज। दीज डेज टिश्यू कल्चर बहुत यूज होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर आगे पढ़ाऊंगा आपको बायोटेक में, तो उसमें भी उन्होंने काम किया था। उनका टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे भी काम था, इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन पे भी काम किया उन्होंने। और उन्होंने कोई अवार्ड जीता था। इस अवार्ड का नाम लिखा है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन अवार्ड जीता उन्होंने इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में एंड सेवरल इंस्टीट्यूशन इनकरेज किया जनरल एजुकेशन को। और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाइज स्कूल एजुकेशन वाइज लीडरशिप ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल एनसीईआरटी। और उन्होंने एनसीईआरटी के पब्लिकेशन में भी काम किया इस केस में। तो पूरा काम दे रखा है पंचानन महेश्वरी का। और ये चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का, तो उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया था बायोलॉजी का। तो अगर आपको बायोलॉजिस्ट बनना है आगे जाके, तो उनको इनकी हिस्ट्री पढ़ना, इनकी नॉलेज पढ़ना इस केस में कि कैसे आपको बायोलॉजी आप आगे बन सकते हो। उन्होंने बहुत डीएससी करी और अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन, नोबेल प्राइज, बहुत सारी चीज़ मिली इन्हें। तो आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैं पढ़ा जाता हूँ कंडीशन को, एक लाइन में छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपका चैप्टर चालू होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें पहले लाइन दे रखी है कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि हम बहुत लकी हैं कि प्लांट जो है इसके इसमें वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इस केस में क्या हम लकी नहीं है? लकी हैं। द मिराड ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग है, जो मिराड ऑफ फ्लावर हम एंजॉय करते हैं, जो सेंट हमें देखने को मिलते हैं, सेंट व परफ्यूम जो हम लगाते हैं अपने ऊपर, तो ये रिच कलर्स जो हम देखते हैं आसपास में, सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देन है, ठीक है। इस केस में ये वाली बात है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर आउन सेल्फिशनेस। इसमें लिख रहा है कि फ्लावर जो है हमारे खुद की सेल्फिशनेस के लिए यूज़ नहीं होते। सभी फ्लावरिंग प्लांट जो है इसके इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट एनजीओस को हम बोलते हैं, वो क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं, नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा। इसमें लिख रहा है लुक एट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इससे। फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, पहला आपका फ्रूट है और दूसरा आपका सीड है। दो आपके एंड प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्या होते हैं? फ्रूट और सीड, दोनों के क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये हम पढ़ेंगे कंडीशंस में। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं किसको? मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है इस चीज़ को डिस्कस करने वाले कंडीशंस में। ये वाली बात है। तो सर वीडियो ढंग के नहीं आ रहा होगा, बस अब ढंग का बना होगा कंडीशंस में, मैं ऐड हो जाता हूँ थोड़ा सा, बस ठीक है। तो अब
फ्लावर जो है इस केस में आपका फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स का, ये हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग ने इंटीमेट रिलेशनशिप शो किया है फ्लावर के साथ सिंस टाइम इमेमोरियल। फ्लावर जो है इस केस में एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल सब वैल्यूज़ में काम आने वाले हैं। ये सिंबल हैं फॉर कन्वेइंग द लव को दिखाने के सिंबल हैं, अफेक्शन को दिखाने के सिंबल हैं, है ना। हैप्पीनेस को, ग्रीफ मतलब दुख को, कहीं कोई मृत्यु होती है किसी की तो हम फ्लावर देते हैं, या हैप्पीनेस के बर्थडे होता है तो भी फ्लावर देते हैं। सब चीज़ को दिखाने, इमोशंस को दिखाने के लिए फ्लावर है। इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन्स। बहुत सारे फ्लावर हैं जो कल्टीवेट करते हैं, मैं नाम तो देना चाहूँगा। बहुत सारे फ्लावर हैं, जैस्मीन हो गया, मैरीगोल्ड, रोज, बहुत सारे फ्लावर्स के नाम लिख सकते हो कि नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर सोशल सेलिब्रेशंस में, कल्चर सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं। रोज को, मैरीगोल्ड को, ये इनको यूज़ करते हैं कल्चर सेलिब्रेशंस में। देखिए बहुत सारे फ्लावर हैं, बता ठीक है, आप नाम देख सकते हो उसके इसमें। और एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म दे रखा है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर इन्होंने टर्म दे रखा है इस केस में। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर बेसिकली होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। जैसे आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर होता है जैसे फ्लोरिकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। तो इससे बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स का, उसी को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर से बोल देते हैं कंडीशंस में। ये वाली बात है, यो सही रहेगा ये। तो वीडियो को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से ऐसे वीडियो चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रोलॉजिकल मार्कर हैं बायोलॉजिस्ट के लिए, जो कि फ्लावर क्या होते हैं? साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो फ्लावर्स। बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स जो है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्बल्स होते हैं। अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फ्लावर्स के पार्ट पढ़े थे हमने अर्लियर क्लास में, 11th में पढ़े थे। ये फिगर 1.1 आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जो कि रिकॉल करती है कि फ्लावर के क्या क्या टाइप हैं और कौन कौन से आपके टाइप होते हैं। तो फ्लावर में आपके बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैं बताता हूँ। पहले बात तो पहला ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ये आपका मेल वाले पार्ट या फीमेल वाले पार्ट का पोर्शन है, ये स्टिग्मा है। ये आपका बेसिकली पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड करते हैं। ये स्टाइल पोलन ग्रेन्स यहाँ से आते हैं, जाते हैं और ये ओवरी होती है इस केस में, ये वाली बात है। यहाँ पे पत्ते टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सेपल्स, और ये जिनके ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स, ये वाली बात है। और ये वाली बात है कंडीशंस में। और ये वाला मेल वाला पार्ट है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट तो इसका एंथर कहलाता है, और ये जो स्टॉक्स डंडी सी बनी हुई है वो फिलामेंट कहलाती है। ये आपका एक पेटल है इसके, इसमें ये वाली बात है। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम सेक्शन है। सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है। पिछली बार सीबीएसई क्वेश्चन में लेवल करने को, है ना, और सीबीएसई क्वेश्चन में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी लेवल करने को आते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है सर, सैपल क्या है, ये क्या है, ठीक है। मैंने पूरा डायग्रामेटिक व्यू बना दिया है कि एक आपका कि फ्लावर का डायग्रामेटिक व्यू देखना है आपको, तो देख सकते हो आप, ठीक है। आ नहीं रहा वो, चलो देखते हैं पहले। जैसे मैंने डायग्रामेटिक व्यू बना रखा था आपका, जैसे मैं देखूँ तो आपका एक डायग्राम बना रखा था फ्लावर का ही। ये देखो, ये आपका पूरा फ्लावर बना रखा है। ऐसे डायग्राम बना के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये वाली स्ट्रक्चर थैलीमस वाली स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर पेडिसल होती है। आगे भी आएगा आपका, ये जो सेपल्स दिख रहे हैं आपको, ये आपका पूरा पेटल्स है, ये वाला पेटल वाला पार्ट है। ये आपका जो फीमेल पोर्शन वाला पार्ट है, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। ये वाला पार्ट एंथर, ये वाला पार्ट फिलामेंट है, ठीक है। आगे आपका आएगा कि स्टेमन को, मेल वाले पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं, और कार्पल को हम पिस्टली बोलते हैं, और गाइनोशियम बोलते हैं, फीमेल वाला पार्ट होता है। पेटल्स ग्रुप को कोरोला बोलते हैं ना, लिखा मैंने, और सेपल्स ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। इस केस में या हमने पैरा डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके फ्लावर का सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। तो अब प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इवेंट की। पहली बात इसमें लाइन दे रखी है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन ए प्लांट, मतलब प्लांट में एक्चुअल फ्लावर के दिखने से पहले ही डिसीजन हो जाता है कि प्लांट जो है वो क्या बनाने वाला है, फ्लावर बनाने वाला है। इसका मतलब ये है कि प्लांट में एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले डिसीजन हो जाता है कि फ्लावर बनेगा, ठीक है। ये क्या क्या चेंज होते हैं? कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं,
कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो इनिशिएट होते हैं, जिससे की वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो कि इनिशिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियम का। फिर इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब ठीक है, जिसमें कि क्या होते हैं, फ्लावर बर्ड्स बियर होती हैं, फिर फ्लावर्स निकल जाते हैं। तो उसमें ये बता रखा है कि फ्लावर बनता कैसे एक्चुअली। तो ये वाला पार्ट पढ़ लेना कि फ्लावर बनता कैसे है, कि प्लांट पे फ्लावर आता है, फूल जो आता है वो बनता कैसे है, आखिरकार फूल बनता कैसे है, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मेल वाले को बोलते हैं एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल वाले को बोलते हैं गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं अपने पास। आप रिकलेक्ट करोगे एंड्रोशियम जो होता है इसके अंदर होल ऑफ स्टेमन्स होते हैं, है ना। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन्स, है ना। एंड्रोशियम स्टेमन नहीं है, एंड्रोशियम के अंदर होल ऑफ स्टेमन्स हैं। ये जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइनोशियम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। गाइनोशियम जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो आपके मैंने एक पेज बहुत ही अच्छी तरह क्लियर करा दिया है इस केस में। अब मैं बात करता हूँ, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो पढ़ लेना, इनमें इनको भी बहुत अच्छी तरह से आपके एनसीईआरटी में दे रखी, कोई प्रोफेसर सुनाते हैं ना एनसीईआरटी को, और बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी होती है एनसीईआरटी में। अब बात कर लेते हैं। पहली बात किया स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेमन के बारे में बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करें, पोलन ग्रेन के बारे में बात करें, तो फिगर दे रखी है यहाँ पर 2 टिपिकल स्टेमन की, 2 पार्ट दे रखा है टिपिकल स्टेमन के। पहला पार्ट होता है एंथर और दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, ठीक है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आया तो लिख देना लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एज अ टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, और टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इसमें बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। तो ऐसे आपके बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं इसके, इसमें ये वाली बात है, मतलब इसे सॉरी मतलब एक लोब तो ये रहा है और एक लोब पूरा उधर लोब है, तो ये आपका बाइलोब स्ट्रक्चर है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही मतलब कंपटीशन में क्वेश्चन आ रखा था ये, कि प्रोक्सिमल जो एंड है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है। तो आपके एनसीईआरटी में थैलेमस भी दे रखा है, एनसीईआरटी में पटल भी दे रखा है। प्रोक्सिमल एंड का मतलब बेसिकली क्या है, ये वाला जो प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला प्रोक्सिमल एंड कहलाएगा। ये वाला प्रोक्सिमल एंड जो है थैलेमस से भी अटैच है, और इस केस में आपका किससे अटैच दे रखा है, आपके पेटल से भी अटैच दे रखा है, ये वाली बात है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज। स्टेमन्स की लंबाई और स्टेमन्स की नंबर अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होते हैं। तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करके बोल रखा है कि अगर हम स्टेमन कलेक्ट करें 10 फ्लावर्स का, अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स ले लें और उनको के स्टेमन को कलेक्ट करें और स्लैट पर अरेंज करें, तो आप देखोगे कि उनकी साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन यूजिंग अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। जो क्लास 12 में आने वाले हैं उनके बहुत अच्छे प्रैक्टिकल होंगे, और ध्यान देना प्रैक्टिकल्स में सब चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। नीट डायग्राम आपको बनाने हैं ताकि आप शेप देख सको, आपके एंथर के अरेंजमेंट देख सको। अलग अलग फ्लावर्स ले लेना, उनके स्टेमन काट के देख लेना, फिर स्टेमन में देखा कैसे एंथर अरेंज है, कैसे फिलामेंट अरेंज है। तो देखोगे कि स्टेमन की नंबर और स्टेमन की लंबाई जो है सभी प्लांट में, सभी स्पीशीज़ में अलग अलग है, ठीक है। सभी स्पीशीज़ के फ्लावर्स में अलग अलग है इस केस में, हाँ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है आपके, ये वाली बात है। अब इसमें एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। एक लोब तो पूरा आपको दिख रहा है ये, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, 2 लोब, मतलब एक लोब पूरा ये रहा, एक लोब पीछे इसके, ठीक है। 2 लोब होते हैं, एनसीईआरटी 3 डायग्राम दे रखा है। और हर एक लोब में क्या होता है, 2 थीका होते हैं, ये डायथीकस होते हैं। हर एक लोब में पूरा एक लोब दिख रहा है, इसमें एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, ये डायथीकस है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रंस लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। और उनको थीका उसको सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव जा रही है तो इस ग्रोव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव, जो कि रन करती है थीकास को सेपरेट करती है इस केस में, ये वाली बात है। लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑपरेशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। ये आपका एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है, ये आपका एंथर का टिपिकल स्टेमन है, ये इसका 3D काट के दिया है। तो दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दोनों को लेवलिंग भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। अब बाइलोब नेचर जो है एंथर का बहुत ही डिस्टिंक्ट है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में एंथर जो है 4 साइड का टेट्रागोनल होता है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब। हर एक लोब में क्या होती हैं, हर एक लोब में क्या होती हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। तो 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, और हर एक लोब में 2 होती हैं। मतलब ईच लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है लिख रहा है इसमें एनसीईआरटी में लिख रहा है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो 2 लोब में होंगे तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए तो इसे बोलते हैं
स्पोरेंजिएट या टेट्रागोनल बोलते हैं इस चीज़ को, हम बोल देते हैं, ये वाली बात है। तो एंथर के क्वालिफिकेशन देखा कि बाइलोब होता है, डाइथिकस होता है, कोई हर एक ग्लोब में 2 थीका होते हैं। फिर इसमें देखा कि हर एक ग्लोब में क्या होते हैं, 2 आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड में आया था, वो भी मतलब बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था कि मतलब कि मतलब न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चन आया था, देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, उसके लिए आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना पड़ेगा। अब आगे आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो पहले माइक्रोस्पोरेंजियम का पढ़ते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है फर्दर और डेवलप करता है पोलन सेक्स में, मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये आगे जाके पोलन सेक्स बना लेते हैं। ये पोलन सेक्स दिख रही होंगी आपको, तो ये आपका पोलन सैक बना लेते हैं आगे जाके, यही माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक बना लेते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। ये लॉन्गिट्यूडनली रन करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड रन कर रहे हैं, और ये पोलन ग्रेन से क्या होते हैं, पैक होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं हमको पैक होते हुए, ये वाली बात है। तो पोलन ग्रेन से क्या होते हैं, पैक होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में, ठीक है, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स सर्कुलर आउटलाइन जनरली। इसमें 4 वॉल लेयर्स होती हैं आपके पास, क्या होती हैं, 4 वॉल लेयर्स होती हैं अपने पास, है ना, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। और कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टैपिटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। पहली वाली एपिडर्मिस है, दूसरी वाली एंडोथीशियम है अंदर की तरफ, तीसरी वाली मिडिल लेयर्स है, अंदर में पढ़ेंगे टैपिटम भी है। अब इसमें दोनों के फंक्शन रखे हैं, पहले की 3 वॉल लेयर की और अंदर की लेयर की, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाहर की जो 3 वॉल लेयर्स हैं वो परफॉर्म करती हैं प्रोटेक्शन के फंक्शन को और हेल्प करती हैं एंथर के डिसेंस में, ताकि पॉलन रिलीज हो पाए। इसका उनका 2 काम है, ठीक है। एक तो ये काम कर रही हैं प्रोटेक्शन करने का, और दूसरा काम कर रही हैं एंथर के डिसेंस में हेल्प कर रही हैं, एंथर को डिसेंस करवाने में हेल्प कर रही हैं, ताकि पॉलन रिलीज होता है। एंथर का डिसेंस होता है ना, ये जब एंथर का डिसेंस होता है तभी जाके क्या होता है, पॉलन रिलीज हो पाते हैं इसकी। तो ये जो बाहर की 3 वॉल लेयर है, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, या मिडिल लेयर्स हो गई, ये इनका 2 काम है। एनसीईआरटी में 2 काम दे रखे हैं। पहला काम दे रखा है प्रोटेक्शन करने का, और दूसरा काम दे रखा है एंथर के डिसेंस में हेल्प करते हैं, ताकि पोलन रेज क्या हो पाए, रिलीज हो पाए, पोलन रेज रिलीज हो पाए। अब जो ये अंदर की वॉल लेयर है, टैपिटम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई में या आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बायोलॉजी रिलेटेड कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, टैपिटम का फंक्शन बताइए। तो टैपिटम का फंक्शन एक लाइन का दे रखा है बस, ये टैपिटम फंक्शन क्या है। टैपिटम फंक्शन, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इसका मतलब जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, टैपिटम का है। अब टैपिटम की सेल्स के अंदर कुछ खासियत तो होगी, तो ये टैपिटम की सेल्स के अंदर कुछ खासियत दे रखी है, कुछ स्पेशलिटी दे रखी है। पहला बात दे रखा है कि इनके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जनरली ये जो होती हैं वो मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। तो 2 इसके अंदर हो गया कि टैपिटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। अब देखो टैपिटल सेल्स कैसे बाइन्यूक्लिएट होती हैं, तो उसका आंसर ये है कि भैया वो क्या करती हैं, एंडोमाइटोसिस करती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो करती हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं करती हैं। तो इसका आंसर वही है कि एंडोमाइटोसिस करती हैं, ठीक है। व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब एंथर यंग होता है तो कुछ में अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज, अब इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में होमोजीनियस, क्वेश्चन आ गया कि स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, बच्चा कंफ्यूज। लेकिन एनसीईआरटी में साफ दे रखा है कि होमोजीनियस होती हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ लोगे तो चाहे तुम कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी बोर्ड हो, निकाल सकते हो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो और तभी समझो कि क्या कह रहा है एनसीईआरटी की लाइन। भैया एंथर जब यंग होता है तो उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज जो होमोजीनियस सेल्स होती हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे होती है। मैं दिखाऊंगा आपको स्पोरोजीनियस टिश्यू दिखाऊंगा, तो ये आपको दिखेगी आपको स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो दिख रही है आपको, टैपिटम के अंदर दिख रही है। तो अब इसमें एनसीईआरटी में लिख भी रहा था कि ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रहा। तो इनके सेंटर पे आपको क्या दिख रहा होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये आपकी होमोजेनियस सेल्स होती हैं, बहुत सारी होमोजेनियस सेल्स होती है इसके अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो डायग्राम दे रखे हैं कुछ। अब हम पहले पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियस होता कैसे है, फिर देखते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं पहले। डायग्राम लेवल करने को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला डायग्राम जो है ना, वो आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, नीचे ये डायग्राम जो पढ़ लिया करो। क्या ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर दे रखा है हमारे पास, कि भैया यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है, टीएस काट के दे रखा है
तो ये जो होता है वो कनेक्टिव होता है, ये जो होता है एपिडर्मिस होता है, एंडोथीशियम होती हैं, स्पोरोजेनिक टिश्यू होती हैं, फिर टैपिटम होता है, ये मिडिल लेयर्स है। तो ये डायग्राम बनाने को खूब आता है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत आता है, लेवल करने को आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। यहाँ तक कि ये जो बाहर का एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर्स हैं, फिर ये आपके टैपिटम है, उसके अंदर जो सेल्स दिख रही हैं वो आपका माइक्रोस्कोप मदर सेल है। ये आपका दिखा रखा है कि एक मतलब इसमें तो क्या है पूरा का पूरा ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा रखे हैं, लेकिन इसी का जूम करके एनसीईआरटी में जूम करके दिखा रखा है एक का, तो जूम करके दिखा रखा है, ठीक है। तो एक का दिखा रखा है जूम करके, देखो दिखा है इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये बना के आओगे आप। और अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि मुझे बताना कि ट्रांसफर सेक्शन था यंग एंथर का, तो ये तो इसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी कि भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि पूरा एंथर का दे रखा था वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, तो आपका बच्चे ने यहाँ पे वन माइक्रोस्पोरेंजियम जगह निकाले, 4 का निकाला ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, बात कर लेते हैं, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो जब एंथर डेवलप होता है ना भाई साहब, एंथर जब डेवलप होता है तो सेल्स जो होती है ना स्पोरोजीनियस टिश्यू की, वो मियोटिक डिवीजन करती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। क्या बोला, एंथर जब डेवलप हो रहा होता है तो ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू दिख रहा है आपको, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू दिख रहा है ना, ये वाली ये दिख रहा है, उसकी सेल जो क्या करती हैं, वो करती हैं मियोटिक डिवीजन्स करती हैं, डिवीजन ही दे रखा है, डिवीजन्स करती हैं, बहुत सारे करती होंगी, ताकि क्या बन सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सके। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लॉडी का क्वेश्चन जो 100% आएगा आपके एग्जामिनेशन में, कि व्हाट वुड बी द प्लॉडी ऑफ सेल्स और टेट्राड, टेट्राड की प्लॉडी क्या होगी। तो इसमें आपके टेट्राड की प्लॉडी जो होती है वो होती है हैप्लॉइड, मतलब एन नेचर की होती है, ठीक है। कैसी होती हैं, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आया तो लिखोगे एन नेचर की, हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। आपकी जो प्लॉडी होती है सेल्स की टेट्राड की, वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड नेचर की होती हैं, ठीक है, ये वाली बात है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजिस, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है माइक्रोस्पोरेंजिस का, आपको पूरा यहाँ तक पढ़ लोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन मैं जो समझाऊंगा बहुत ढंग से समझाऊंगा और बहुत ही अच्छा तरीके से समझाऊंगा। देखो डायग्राम बताता हूँ कैसे डायग्राम है इसका, ठीक है, एक बात दिखाता हूँ कि कैसे आपको माइक्रोस्पोरेंजिस समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिस समझ में आने वाला है आपको। आगे देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिस के बारे में। तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को देखें तो कहाँ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, शायद मैं लेना भूल गया, लेकिन मैं वैसे समझाता हूँ आपको माइक्रोस्पोरेंजिस के बारे में, शायद लेना भूल गया मैं, चलो वैसे समझाता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है माइक्रोस्पोरेंजिस में, क्या होता है कि जो ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू की सेल्स होती हैं ना, इसमें क्या है कि ईच सेल जो है स्पोरेंजियस टिश्यू की वो कैपेबल होती है गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसका मतलब स्पोरेंजियस टिश्यू की हर एक सेल जो है वो कैपेबल होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। इसी वजह से हर एक वन को हम बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। इसका मतलब हर एक सेल जो है स्पोरेंजियस टिश्यू की, उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, पॉलन सेल बोलते हैं, पॉलन पोटेंशियल पॉलन बोलते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। इसी माइक्रोस्पोर बनने को इसको पोलोमर सेल से उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल लेते हैं। तो आपका माइक्रोस्पोर जो फॉर्म होते हैं 4 सेल्स के क्लस्टर में फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड में फॉर्म होते हैं। अब देखते बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर जो अरेंज होते हैं 4 सेल्स के क्लस्टर में माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये एंथर मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होता है और पोलन गेज डेवलप हो जाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो उसके अंदर हजारों माइक्रोस्पोर निकलते हैं और पोलन ग्रेन निकलते हैं और फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डिहीसेंस ऑफ एंथर। क्यों, क्योंकि देखो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजार पोलन क्यों गेन कैसे निकल रहे हैं, वो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू है ना, ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरेंजियस टिश्यू है। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी सेल हैं और हर एक सेल काम कर रही है हर एक सेल काम कर रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन रहे हैं। 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, सोचो कितने माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे खाली एक माइक्रोस्पोरेंजियम से। सोचो आप कितने बन रहे होंगे माइक्रोस्पोर, या कितने बन रहे होंगे पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन को सेम माना है, इसी वजह से आपको ये रखा है। तो मैं समझा देता हूँ कैसे आपका होता है। पहले तो क्या होता है आपका इसमें कि आपका स्पोरेंजियस टिश्यू की सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स मान लेते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू की सेल्स होती हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये वाली बात है। कुछ स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स होती हैं यहाँ पे, ये वाली बात है। मानते हैं ये आपका स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बात है। ये कुछ आपकी स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स हैं, आप बना सकते हो कंडीशंस में। ये बहुत सारी सेल होती हैं, होमोजीनियस सेल होती हैं सब, ये होमोजीनियस सेल है, होमोजीनियस सेल है, ठीक है।
अब क्या होता है इन स्पोर टिश्यू के सेल्स में क्या होता है, पहले तो क्या होता है कि इसकी हर एक सेल काम करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो उसकी प्लॉरिडी होती है 2n प्लॉरिडी होती है, इसकी प्लॉरिडी भी 2n है। ऐसी जो इसकी भी प्लॉरिडी जो होती है किसकी, स्पोर टिश्यू की सेल्स की, वो प्लॉरिडी 2n होती है। अब इसमें क्या होता है मेयोटिक डिविजन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला जो मेयोटिक डिवीजन होता है इसमें तो बन जाता है क्या, टेट्राड बन जाता है, टेट्राड बन जाएगा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरीके से बनता है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जैसे एक टेट्राड एक का, ठीक है, ये वाली टेट्राड बन गया, ये कहलाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है कंडीशंस में इस तरीके से। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड में ये जो लेयर दिख रही है ना वो कैलोस की होती है, क्या होती है, कैलोस की होती है। अब एक कैलोस की लेयर को डिहाइड्रेट करने के लिए हमारे जो रेप्टम की सेल्स है वो कैलेज एंजाइम निकालती हैं, कैलेज नाम का एंजाइम निकालती हैं, जो कि इस इन वॉल्स को, जो ये बहुत वॉल्स है ना, इनको डिहाइड्रेट कर देती हैं और बना देती हैं 4 माइक्रोस्पोर बना देती हैं। ये माइक्रोस्पोर बन गया, ये माइक्रोस्पोर बन गया, ये माइक्रोस्पोर बन गया, ये माइक्रोस्पोर बन गया, ठीक है। फिर वाली बात है, तो ऐसे आपके माइक्रोस्पोर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, फिर आगे पोलन ग्रेन्स बोलेंगे इनको, आगे जाके डेवलपमेंट होगा इनके अंदर, तो फिर पोलन ग्रेन्स बोलेंगे आगे जाके। ये वाली बात है, तो ये वाली बात है कंडीशंस में, तो ये वाली बात है इस तरीके से, ये वाली बात है। तो अपने पास अब डायग्राम देखते हैं, रेस कर लेता हूँ मैं। तो ये आपको डायग्राम बना के आना है, कौन सा समझा दे रहा हूँ मैं, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, इसलिए बता रहा हूँ बस। चलो रेस बाद में कर लेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें देखा है, दे रखा है कि पोलन ग्रेन्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट की तरह, तो आपका वो पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये वाली बात है। पोलन ग्रेन जो है रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट की तरह। आपको चैप्टर खत्म करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers। जैसे आप हिबिस्कस का फ्लावर लेते हो तो आपको कुछ पाउडरी पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल उन्हें पानी के ड्रॉप में स्प्रिंकल करो, ग्लाइड साइड से देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कुछ कलर्स ऑब्जर्व होंगे। देखो ये देखा है एनसीईआरटी में कलर दिखा रखे हैं, ये कलर, ये कलर, ये कलर आपको ऑब्जर्व होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये आपको ऑब्जर्व होंगे कलर, आपको ये कलर ऑब्जर्व होंगे आपको, ठीक है। अब यू विल रियली भी अमेज एट द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा ना, ये वाली बात है, जूम करना बढ़िया लगे, आपका मज़ा आया आपको पढ़ने में। तो अब इसमें यू विल बी रियली अमेज एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स। आपको देखो अलग अलग पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, अलग सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग साइड है ना, ये वाले दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें देखा है पोलन ग्रेन्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। मतलब इनका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का इनका डायमीटर होता है आपका, ठीक है, ये वाली बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। प्रोमिनेंटली 2 लेयर के होते हैं। हार्ड आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, बाहर के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और एग्जैक्ट जो है स्पोरोपोलन की बनी होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, फिर विजिस्टेंट कर सकता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। कोई एंजाइम स्पोरोपोलन को डिग्रेड नहीं कर पाया आज तक, कोई भी ऐसा एंजाइम पैदा नहीं हुआ धरती पे जो स्पोरोपोलन को डिग्रेड कर पाए। पोलन ग्रेन में एग्जाइन देखें तो उसके अंदर प्रोमिनेंट अपार्चर्स होते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलन क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब आपके पोलन ग्रेन में एग्जाइन में कोई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलन क्या होता है, एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एट फॉसिल। ये क्वेश्चन बहुत बार रखा है कि पोलन ग्रेन्स को हम क्यों प्रिजर्व कर लेते हैं फॉसिल की तरह, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके पास स्पोरोपोलन होता है, इसी वजह से कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाइन के अंदर बहुत सारे पैटर्न डिजाइन होते हैं। एग्जाइन हार्ड क्यों होता है, वो एग्जाइन हार्ड इसलिए होता है ताकि मतलब इसे फॉसिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकें, ताकि पोलन ग्रेन जो है मतलब पोलन ग्रेन को कोई एसिड वगैरह को डिग्रेड ना कर सके, कोई एसिड कोई हाई टेम्परेचर की वजह से डिग्रेड ना हो सके, इसलिए एग्जाइन हार्ड होता है, उस पोलन का बना होता है। जर्म पोल का फंक्शन देखें ना, जर्म पोल जो होता है, जो बेसिकली जर्म पोल, उसका फंक्शन होता है कि पोलन ट्यूब को एंट्री करवाना हेल्प करे। पोलन ट्यूब को जो पोलन ट्यूब की एंट्री नहीं, पोलन ट्यूब निकालने में हेल्प करता है। तो जर्म पोल की वजह से पोलन ट्यूब निकल पाता है। पोलन ट्यूब जो निकल कर आती है, आगे हम पोलन पेस्टिक इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे तो पोलन ट्यूब निकल पाती है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में तो क्वेश्चन आ गया है जर्म पोल का फंक्शन क्या है, तो उसका मतलब ये जर्म पोल का फंक्शन
होता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ में बहुत नेसेसरी होता है। जर्म पोल जो है वो आपका पोलन ट्यूब की ग्रोथ में बहुत नेसेसरी होता है, इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। अब देखें इनर वॉल जो है पोलन ग्रेन की, वो उसे हम इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और वो जो इंटाइन जो है ना, इसमें इंटाइन के बारे में देखा है, इंटाइन जो है वो एक थिन और कंटिन्यूस लेयर की बनी होती है, सेलुलोज की पैटर्न की बनी होती है। पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म जो होता है सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब पोलन ग्रेन में देखेंगे तो दो आपको मैच्योर जब होता है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन मैच्योर, उसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, एक जेनेटिव सेल होती है। तो आपको दिख रही है वेजिटेटिव सेल है, जेनेटिव सेल दिख रही होगी आपको, ठीक है। 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल। अब इसमें डिस्क्रिप्शन देखा है, वेजिटेटिव सेल जो होती है बड़ी होती है, बड़ी दिख रही है आपको, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, खाने का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस भी शेप का नहीं होता, इरेगुलरली शेप होता है। सेल की बात करें, जेनेटिव सेल में देखें तो जेनेटिव सेल जो होती है बहुत छोटी सी होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती है, मतलब वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्लोट करती रहती है और स्पिंडल शेप की होती है, फिर डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस ये स्पिंडल शेप की है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म में डेंस है और न्यूक्लियस भी डेंस है। अब 60% एंजियोस्पर्म्स में देखें तो पोलन ग्रेन शेयर होते हैं 2 सेल स्टेज में, और रिमेनिंग स्पीशीज में जेनेटिव सेल डिवाइड करती है हेमाटोटिकली, तो ताकि 2 मेल गैमेट्स बन पाए बिफोर पोलन ग्रेन शेड। 60% एंजियोस्पर्म्स में तो पोलन ग्रेन्स जो है 2 सेल स्टेज में आपके शेड होते हैं, और रिमेनिंग स्पीशीज में 3 सेल स्टेज होती है। उसमें क्या होती है, जो जेनेटिव सेल दिख रही है ना, ये आपके 2 मेल गैमेट बना लेती है पोलन ग्रेन्स शेड होने से पहले, पोलन ग्रेन शेड होने से पहले क्या बना लेती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है इस तरीके से। तो ये वाली बात है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। देखो दे रखा है, मैं डायग्राम दे रखा है कंडीशंस में है, तो आपका ये डायग्राम भी है कि डायग्राम में दे रखा है कि आपका नीचे देखते हो, ये आपका ये कुछ तो आपके 2 सेल स्टेज में आ रही है, 60% यहाँ पे जा रही है 2 सेल स्टेज में, बाद में अंदर जाके 2 मेल गैमेट बना रही हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 40% जो है ना, वो 2 मेल गैमेट पहले से बना के रख रही हैं और डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है स्टिग्मा में, डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था 60% में कि ये जो 2 सेल बन तो रही थी, लेकिन आगे जाके बन रही थी, जब अंदर आ रहा था पोलन से इंटरेक्शन हो रहा था तब जाके हो रही थी। तो ये वाली बात है। तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल स्टेज में जाती है, शेड होती है, और रिमेनिंग स्पीशीज में 3 सेल स्टेज में होती है ट्रांसमिट पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले, ठीक है। ये वाली बात है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला डायग्राम जो रखा है एनसीईआरटी में देख लेना। ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्रा दिखा रखा है ना, ये वाली बात है। ये आपका इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये आपका कि इनलार्ज हुआ पोलन ग्रेन टेट्रा का स्टेजेस दे रखा रखे माइक्रोस्पोर कैसे पोलन ग्रेन में मैच्योर हो रहा है। तो ये डायग्राम भी आया था, सीबीएसई पूछा भी गया था कि एक मैच्योर पोलन का डायग्राम बनाओ, तो ये बना के आओगे बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इसमें दिख ही रही है, ये आपका इंटाइन एग्जाम दिख भी रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जन्मपुर नहीं बनाई, जन्मपुर होती है ऐसे तो, ठीक है। ये वाली बात है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैक्यूल आ गई है, यहाँ पे वैक्यूल दिख रही होंगी, फिर न्यूक्लियस आ गया है, बड़ी सी वैक्यूल वैक्यूल बड़ी हो गई है, कोई खाना स्टोर इसमें होगा ना। फिर यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल है जो कि फिर सेल को डिवाइड करेगा, वेडिस सेल एंडे सेल में, इस तरीके से आपका डिवाइड होती हैं, इस तरीके से आपका आगे डायग्राम आएगा। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है कि एलर्जी कॉज करती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करती हैं कुछ लोगों में, मतलब लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, या कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आगे पढ़ा होगा अपने रेस्पिरेशन चैप्टर में। तो मेंशन करते हैं कि इसमें एनसीईआरटी में रखा है, जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है, कि पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, पार्थिनियम कैरेट ग्रास का मतलब बेसिकली साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम, ठीक है, जो कि इंडिया में आई थी एक कंटेमिनेंट की तौर पे विद इम्पोर्टेड वीट, मतलब हमने तो वीट इंपोर्ट करी थी, लेकिन इंडिया में आ चुकी थी वो कंटेमिनेंट की तौर पे, जो कि यूबीक्यूएस थी, हर जगह अक्रेंस में थी, और पोलन एनर्जी कॉज कर रही थी, पोलन एनर्जी। तो क्वेश्चन सकता है कौन सी ग्रास थी जो पोलन एनर्जी कॉज कर रही थी, कैरेट ग्रास, पार्थिनियम, जो इंडिया में आई थी वीट के साथ आई थी इंडिया में, इस तरीके से आपका आया है। पोलन ग्रेन्स जो है न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, मतलब ये आपके पोलन ग्रेन के कुछ बैड इफेक्ट भी है कि कुछ आपका और यूजफुल इफेक्ट भी दे रखे हैं कि न्यूट्रिएंट रिच होती हैं, और फैशन बन चुका है आजकल रिसेंट ईयर में पोलन टैबलेट्स को यूज़ करने का। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत सारा पोलन प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में खाए जा रहे हैं, मार्केट में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं। पोलन कंजप्शन की वजह से एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, रेस हॉर्स का परफॉर्मेंस, जो घुड़सवार होते हैं उनका परफॉर्मेंस, तो घोड़ों का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। ये देखा है एनसीईआरटी में, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ को एनर्जी शेक दे रखा है, बी पोलन की क्रीम दे रखी है, पोलन प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, है ना। ये आपका बी पोलन की कुछ दवाइयाँ दे रखी है, मतलब कुछ आपको दे रखा है, पोलन प्रोडक्ट्स हैं, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, 30 टैबलेट आती हैं इसकी। इंग्लैंड दे रखा है ना, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड समझो कि कहाँ से, इंग्लैंड से है। नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टीनी गोल्डन पॉज एंड फूड फॉर हनी बीज, तो इस तरीके से आपका पोलन प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, चल लगे टैबलेट चालू हो चुकी है, इस तरीके से होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट दे रखा है, बहुत अच्छे से नोट कर लेते हैं इस चीज़ को।
फॉर वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। भाई अब वो शेड तो हो गए, लेकिन अब पोलन ग्रेन को जाना कहाँ है, उसकी जिंदगी स्टिग्मा पे आती है, बस स्टिग्मा पे लैंड होना है उसे। तो अपनी वायबिलिटी को लूज करने से पहले, अपनी वायबिलिटी को लूज करने से पहले उन्हें स्टिग्मा पे लैंड होना पड़ेगा, तभी जाके क्या हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। अब कितने लंबे समय तक वायबिलिटी दे रखी है, आपके दो एग्जाम्पल दे रखेंगे। अब वायबिलिटी जो ये डिपेंड करती है ना, वो हाईली वेरिएबल होती है, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग होती है। कुछ एक्सटेंट पे डिपेंड किस पे करती है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। कुछ सीरियल्स में से राइस हो गया या व्हीट हो गया, पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी लूज कर सकते हैं 30 मिनट के अंदर ही रिलीज से रिलीज, ठीक है। और कुछ मेंबर रोजेसी वाले, लेगुमिनेसी वाले, सोलनेसी वाले कुछ मेंबर्स हैं, ये आपकी फैमिलीज हैं, उनमें आपकी वियाबिलिटी महीनों चलती है। तो कुछ की वियाबिलिटी 30 मिनट तक है, जैसे आपके राइस और व्हीट, और कुछ की वियाबिलिटी महीनों तक है, कोई पोलन ग्रेन की रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी। तो आपको याद करना पड़ेगा चीज। जैसे आपने देखा होगा कि हम आगे पढ़ेंगे कि सीमन वगैरह, आपके स्पर्म वगैरह बहुत सारे एनिमल के स्टोर कर लिए जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल रूप से सीमन बॉडी में डाला जा रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हो। आगे पढ़ेंगे हम ह्यूमन से पढ़ेंगे, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे आगे आगे। तो कैसे इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर किया जाता है बहुत सारे स्पीशीज के लिए फॉर ईयर्स तक। किसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके कंपटीशन में आ रखा है, एक क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ रखा है कि लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस, जैसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जो पढ़ते हैं X2 कंजर्वेशन पढ़ेंगे आगे आगे अपने बायोलॉजी चैप्टर में, उसमें X2 कंजर्वेशन में आएगा कि लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। इन स्टोर्ड पोलन को हम पोलन बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर टू सीड बैंक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में पोलन बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोलन ग्रेन का, पोलन जो आपका बैंक चल रहे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो पोलन बैंक का इंपॉर्टेंस आप क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में क्वेश्चन आ गया पोलन बैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं। भैया पोलन ग्रेन नहीं मिल रहे तो पोलन ग्रेन बैंक रखा है बस, कोई किसी प्रकार पोलन ग्रेन डाल के किसी में डाल देंगे, जिससे कि हम अपनी स्पीशीज जो अब प्लांट को अब उनको फार्मर को सोचना नहीं पड़ता, बैंक है उनके पास, कोई पोलन ग्रेन डाल सकते हैं वो, तो अपनी स्पीशीज, डिजायर स्पीशीज को लॉन्च कर सकते हैं वो अपने पास, अपनी वाली वाले जाते हैं। यहाँ तक कि आपके एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व रहती है, इससे कि भैया पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व कर दिया तो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी का वो प्लांट एक्सटेंड हो गया, तो ये X2 कंजर्वेशन का भी टाइप है एक तरीके से। तो आपके ये चीज़ें रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ऊपर डायग्राम पढ़ लिया हमने, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और बेम्ब्यूसैक। तो ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को। गायनोशियम के अंदर सिंगल पिस्टिल भी हो सकती है, मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, और एक साथ पिस्टिल भी हो सकती है, मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। तो एक पिस्टल होगी तो मोनोकार्पलरी, और एक से आप पिस्टल होंगे तो मल्टी कार्पलरी। कार्पल बोल लो, पिस्टल बोल लो, बात ही सेम ही है। व्हेन दे आर मोर देन वन देन पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर। जब मल्टी कार्पलरी में दो टाइप है, क्या, सिनकार्पस, एपोकार्पस। तो सिनकार्पस क्या होता है कि सिनकार्पस तो वो होता है जो फ्यूज होते हैं, और एपोकार्पस क्या होते हैं जिनमें आपके पिस्टल्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। इस केस में ये वाली बात है। हर एक पिस्टल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होता है कि एक तो आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। स्टिग्मा का फंक्शन देखें तो स्टिग्मा जो है एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स की तरह। पोलन ग्रेन्स आए और लैंड कहाँ करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। स्टाइल जो है एक सिलेंडर है, एलोंगेटेड बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे एक लंबा सा स्टॉक टाइप का होता है, मतलब बेसिकली आपका स्टाइल एक सिलेंडर टाइप का होता है इस तरीके से, जो कि कनेक्शन होता है बेसिकली। बेसल बल्ज पार्ट जो होता है उसे ओवरी बोलते हैं, देखा होगा आपने फ्लावर के डायग्राम में। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है लॉक्यूल होते हैं, लॉक्यूल मतलब ओवेरियन कैविटी होती है। भाई कैविटी में तो होंगे ओव्यूल्स, तो ये ओवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ओवेरियन कैविटी होती है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। द प्लेसेंटा ओवरियन कैविटी के अंदर होता है, ना कि ओवरी के अंदर नहीं होता, ओवरियन कैविटी के अंदर होता है इस तरीके से। ये आपने बहुत सारे प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे क्लास 11th में, है ना, बहुत सारे प्रेजेंटेशन पढ़े थे, अब याद नहीं। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। प्लेसेंटा से अराइज क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया, मतलब ओव्यूल अराइज होते हैं प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या अराइज होते हैं, क्वेश्चन आ गया कि भैया मेगास्पोरेंजिया कहाँ से अराइज होते हैं, लिख रहा है एनसीईआरटी में, प्लेसेंटा से अराइज होते हैं। क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपके साथ साथ। कॉमनली इसे ओव्यूल्स बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं इस तरीके से। अब ओव्यूल्स का नंबर देखें तो एक भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एक ओव्यूल है तो व्हीट, पैडी, मैंगो में ओव्यूल जो होता है एक होता है खाली। तो मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक होगा तो व्हीट, पैडी, मैंगो में एक ओव्यूल होता है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड में। तो ये आपको एग्जाम्पल याद गया है, सीबीएसई जो है ना कुछ भी पूछ सकता है, सीबीएसई या कॉम्पिटिशन कुछ भी पूछ सकता है। वो एनसीईआरटी को मतलब चार्ट नहीं लग गया, आपको एक ही लाइन पूछने लग गया है।
अब ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले। सबसे पहले तो देखें तो स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट स्टाइल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ओवरी वाला पार्ट है, और ये नीचे रखा थैलेमस, इसके नीचे पेडिसल होती है ये वाला। ये देखो स्टिग्मा दिख रही है आपको, स्टिग्मा या बेसिकली स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये वाला स्टिग्मा वाला पोर्शन है, और ये वाले है। तो यहाँ पे बेसिकली सिन कार्पस ओवरी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही होगी आपको एपोकार्पस, ठीक है, आपको कार्पस दिख रहे हैं, ये सब कार्पस हैं, ये ठीक है इस तरीके से। तो अब इसमें ये वाला पहला वाला डायग्राम जो है तो हिबिस्कस का है, जो पिस्टल शो कर रहा है, इसमें दूसरे फ्लोर बार शुरू कर दी, बस आपको फीमेल वाला पोर्शन छोड़ दिया, बस ये हिबिस्कस वाला डायग्राम है हिबिस्कस का। दूसरा आपका दे रखा है मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर, पेपेवर का दे रखा है ये, सिन कार्पस का एग्जाम्पल याद कर लो पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल का है माइशेलिया। तो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस जो माइशेलिया है इसका, ठीक है, ये वाली बात है। अब डायग्रामेटिक व्यू देखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का, लेकिन ये एनसीईआरटी में क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल को उल्टा करके दे रखा है, तो मैंने इसका डायग्राम बहुत अच्छी तरह बना रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो समझ सकते हो एनाट्रोपस ओव्यूल को कि इस तरह का डायग्राम होता है एनाट्रोपस ओव्यूल का, इस तरीके से बहुत ही अच्छा ओव्यूल है। ये इमेच्योर ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल कर दिया है मैं, ये एम्ब्रियो बना के मैच्योर ओव्यूल कर दिया है। जैसे यहाँ पे आपका न्यूसेलस है, ये अंदर जो आपका न्यूसेलस भरा रहता है, ये वाली बात है। ये इसमें इंटेग्यूमेंट होते हैं, अंदर की तरफ इनर इंटेग्यूमेंट होता है, बाहर की तरफ आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। फिर ये वाला एंड होता है चलाजल एंड होता है, ये वाला एंड होता है यहाँ पे बेसिकली, तो ये वाला जो जहाँ पे आपका इंटेग्यूमेंट नहीं होता तो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो एंड है, ये वाला चीज़ हिलम होता है, हिलम जो है एक तरीके से फनिकल के बीच में और ओव्यूल के बीच में एक तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है हिलम टाइप का, तो हिलम होता है ये वाला आता है, ये फनिकल है। फिर यहाँ पे अटैच रहता है किसी से, प्लेसेंटा से अटैच रहता है, ये वाली बात है इस तरीके से। ये आपका पार्ट रेफी वाला पार्ट है, इस तरीके से बना रखा है। तो ये तो क्या था इमेच्योर ओव्यूल है, लेकिन ये आपका फिर मैच्योर हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक में बदल जाएगा इस तरीके से, ये वाली बात है, ये आपका बदल जाएगा एम्ब्रियो सैक में, इस तरीके से आपका एम्ब्रियो सैक में बदल जाएगा। समझ में आएगा, ये चीज़ आप समझ में आनी चाहिए कंडीशंस में, ये वाली बात है। आप देखते हैं आगे। अब होगा क्या कि भैया ये वाला पोल जो चलाजल पोल है, ये वाला इस तरीके से आपका वही दे रखा है एनसीईआरटी में कि न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियो सैक है, इस तरीके से आपका दे रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल। मेरा डायग्राम अच्छा है, उससे आपको समझ में जल्दी आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की। तो पहले बात तो ओव्यूल जो होता है ना, वो स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा, किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से अटैच रहता है, वो यहाँ लिखा है प्लेसेंटा से अटैच रहता है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक और फनिकल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये प्लेसेंटा से अटैच तो है लेकिन फनिकल से अटैच है, ठीक है, ये वाली बात है। इसका मतलब ओव्यूल जो है ना वो अटैच है प्लेसेंटा से बाय मीन्स ऑफ स्टॉक और फनिकल। तो ओव्यूल के बीच में और प्लेसेंटा के बीच में अटैचमेंट का करता है वो फनिकल करता है। बल्कि हिलम क्या करता है, हिलम बेसिकली जो हिलम होता है ना हाइलम, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, मतलब ओव्यूल जो की बॉडी जो है ना वो फनिकल से फ्यूज करती है हाइलम। तो हाइलम क्या होता है, हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। तो हाइलम जो है ना वो हिलम, वो ओव्यूल के बीच में और फनिकल के बीच में जंक्शन जो होता है उसे हिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिलम। तो हिलम जो बेसिकली जो है वो तो क्या है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल और ये फनिकल है, इनके बीच का जंक्शन तो हिलम है। बल्कि जो आपका जो इस तरीके से जो प्लेसेंटा के बीच में और ओव्यूल के बीच में जो एक तरीके से स्टॉक से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फनिकल है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फनिकल हिलम, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फनिकल हिलम से, फनिकल हिलम क्या क्या होता है। दस हर एक ओव्यूल के अंदर दो प्रोडक्टिव ओव्यूल होते हैं, एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट होते हैं इंसर्कल करते हैं न्यूसेलस को, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। बस जहाँ पे आपका इंटेग्यूमेंट नहीं होते उसी रीजन को बोलते हैं टिप के, टिप पे आपके नहीं होते, टिप पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, एक्सेप्ट टिप पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इसी वजह से माइक्रोपाइलर एंड को बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल एंड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, टिप वाला पार्ट होता है। अब अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड चलाजा होता है कि माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट क्या होता है, चलाजल होता है। चलाजल एंड होता है वो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। तो क्वेश्चन आ गया माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो क्या होता है, तो वो तो बेसिकली आपका माइक्रोपाइलर एंड जो है वो तो आपका टिप वाला पोर्शन है, और जो चलाजल वाला एंड है वो आपका बेसल वाला पोर्शन है, बेसल पार्ट है, इस तरीके से ये बन जाता है। अब इंक्लूड इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। अब क्या बोला है कि इंटेग्यूमेंट के अंदर ये आपको कुछ मास दिख रही होंगी सेल्स की, ये इन मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस बोलते हैं, पूरा न्यूसेलस भरा रखा है। अब इसमें न्यूसेलस का फंक्शन आएगा कि न्यूसेलस की सेल्स जो है इनके अंदर अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, ये खाना ही खाना है, इसमें खाना ही खाने का फूड मटेरियल रिजर्व है एक तरीके से।
लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इस न्यूसेलस के अंदर होता है। पहले तो इमेच्योर होता है, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो क्वेश्चन आता है एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, न्यूसेलस के अंदर होता है। लिख रहा है कि लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। अभी मैं पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट क्या था, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट थे, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट थे, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट थे। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से बनने वाले एक ओव्यूल में खाली एक ही एम्ब्रियो सैक मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब एक ओव्यूल में पूरा ओव्यूल है, इसमें आपका सिंगल एम्ब्रियो सैक ही देखने को मिल रहा है, एक ही एम्ब्रियो सैक देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली बात है। अब आपको पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, कैसे आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। इस चीज़ को पढ़ने से समझाया था किस तरीके से आपका मेगा स्पोजेनेसिस होता है। मैं बहुत से डायग्राम देखा मेगा स्पोजेनेसिस का, समझाया था मेगा स्पोजेनेसिस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने को भी आता है। तो देखा था मेगा स्पोजेनेसिस। पहले तो क्या होता है कि यार ये जो सेल होती है ना, इसमें एक सेल काम करती है न्यूसेलस की, एक सेल जो काम करती है वो काम करती है मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। बहुत सारे म्यूटल डिवीजन चलते हैं, मैंने 1 2 दे रखा है, बहुत सारे म्यूटल डिवीजन चलते हैं। 1 होगा तो पहले डैड बनेगा, फिर 2 जो होगा फिर टेट्राड बनेगा। फिर टेट्राड के बाद क्या होता है बेसिकली कि इसमें से जो 3 वाले हैं ना, ये 3 ये डिविडेंट हो जाते हैं। ये डिविडेंट क्या हो जाते हैं, डिविडेंट हो जाते हैं। खाली एक ही फंक्शनल बचा रहता है, इसे बोलते हैं फंक्शनल मदर सेल बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो है ना वो डेवलप होती है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, आगे जाके एम्ब्रियो सैक बन जाती है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, कि भैया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही सेल इन्वॉल्व हो रही है डेवलपमेंट में। इस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। अब इसमें क्या हुआ भैया, एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल थी। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में, फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस चलता है, न्यूक्लियर डिवीजन चलते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से चलते हैं। पहले तो 2 न्यूक्लियर होती है, 2 न्यूक्लियर जाती है तो आगे पोस्ट से पहुंचती है, फिर 4 न्यूक्लियर होते हैं। तो ऐसे रिपीटेड क्या होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस डिवीजन चलते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन चलते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन चलते हैं। अब फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी आपके सिलेबस में आता है। तो पढ़ लेते हैं मेगास्पोरेनेसिस के बारे में। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल। इसमें क्या लिखा है कि ओव्यूल्स जो है जनरली डिफरेंशिएट करते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन पे। क्वेश्चन आता है कि कौन से रीजन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे दिखा होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड पे डिफरेंशिएट होते हैं इस तरीके से। कौन से एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये लास्ट सेल होती है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर खाते दे रखे ये इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अभी यही मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करती है, ये वाली बात है। और मियोसिस रिजल्ट इनटू 4 मेगास्पोर्स, और ये मियोसिस इससे क्या होता है, 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, मियोसिस डिवीजन चलता है। तो इस तरीके से आपका एनसीईआरटी में लिखा लगा 4 मेगास्पोर बन जाते हैं इस तरीके से, ये वाली बात है। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। इसमें क्या खाली मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट में खाली एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी जो 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होती है फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सैक बनाती है खाली एक ही फंक्शनल मेगास्पोर। इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन को फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, कोई सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, खाली एक ही मेगास्पोर फंक्शन रहता है, बनते 4 हैं लेकिन उसमें से खाली एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी जाके तीनों डिवेंट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन का मेथड जो है सिंगल मेगास्पोर से, उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हाट विल बी द प्लॉरिटी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपकी प्लॉरिटी लिख लो, प्लॉरिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, प्लॉरिटी लिख लीजिए आप, एग्जाम में आ सकता है प्लॉरिटी। तो प्लॉरिटी देखते हो आपके, देखो तो न्यूसेलस की प्लॉरिटी तो आपकी 2n होती है, 2n होती है, न्यूसेलस की प्लॉरिटी 2n है। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉरिटी भी 2n है, लेकिन
देखिए फंक्शनल मेगास्पोमासा की प्रोडी जो होती है वो कैसे होती है, इनकी प्रोडी देखो तो एन प्रोडी, इनकी एन प्रोडी होती है। फीमेल गैमेटोफाइट की प्रोडी कैसे होती है, एन प्रोडी होती है। बल्कि न्यूसेलस की प्रोडी देखेंगे तो 2n प्रोडी, इनकी आपको 2n प्रोडी देखने को मिलेगी, 2n प्रोडी देखने को मिलेगी। और मेगास्पोमासा की प्रोडी देखें और उसकी प्रोडी क्या मिलेगी आपको, 2n देखने को मिलेगी। समझ में आएगा, ये प्रोडी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर इसमें दे रखा है पूरा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल, ये आपका पूरा डायग्राम दे रखा है एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन। इससे 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में कि एम्ब्रियो सेल का डायग्राम बना दीजिए, एम्ब्रियो सेल बता दीजिए बनता कैसे एम्ब्रियो सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, लिखा क्या है, माइटोसिस करता है, मियोसिस तो हो गया, माइटोसिस करेगा। माइटोटिकल टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच फॉर्म टू द अपोजिट फोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाएगा। 2 और मोस्ट सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन चलेंगे, फिर बनेंगे 4 न्यूक्लिएट, फिर बनेंगे 8 न्यूक्लिएट। अब इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन फ्री न्यूक्लियर, इसमें क्या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, खाली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। कि न्यूक्लियर डिवीजन चल तो रहा है लेकिन वो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है तो उस समय सेल वॉल नहीं बनती। इसमें क्या एनसीईआरटी में लगा है न्यूक्लियर डिवीजन चलता है उस समय सेल वॉल नहीं बनती। सेल वॉल बनना कब चालू होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 न्यूक्लियर स्टेज होने के बाद सेल वॉल बनना चालू हो जाती है, जब मतलब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं ना, आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तब जाके सेल वॉल बनना चालू हो जाती है। सेल वॉल दिख रही है ना आपको, ये बनना चालू हो जाती है, ठीक है। सेल वॉल आर लेड डाउन लेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, जिससे कि एम्ब्रियो सैक बन जाता है। एम्ब्रियो का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिशन के लिए, बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 न्यूक्लियस में से खाली 6 न्यूक्लियस ही सेल वॉल सराउंड होते हैं, जो सेल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो एग अपरेटस के नीचे होते हैं इन द लार्ज सेंट्रल सेल, इस तरीके से। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई बचते हैं और बचे 6 सेल, इसी वजह से बोलते हैं इसे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बताऊँगा कैसे। Characteristic distribution of 2 cells within the embryo sac, 3 cells group together at the micropylar end, 3 सेल जो होती है तो ग्रुप होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये माइक्रोपाइलर एंड देखा है यहाँ पे, 3 सेल तो ग्रुप हो रखे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 3 सेल है। इस पर 2 सेल को तो हम बोलते हैं सिनर्जिड बोलते हैं और इस सेल को बोलते हैं एग सेल बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है ये वाली 2 सेल होती हैं। कंसिस्टिंग एग अपरेटस के अंदर क्या होता है, 2 सिनर्जिड होती हैं और 1 एग सेल होती है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है इसे टुगेदर क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। एग सेल को, ये वाला एग सेल, और इन 2 सिनर्जिड सेल को मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। द सिनर्जिड हैज स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटर। और सिनर्जिड में क्या होता है, कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है ना माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसे बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटर, जो कि प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल्स आर लार्जर एंड, मतलब क्या होती है कि सिनर्जिड में कुछ थिकनिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थिकनिंग दिख रही है, ये थिकनिंग को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। क्या काम है इस फिलीफॉर्म अपरेटस का, देखिए दे रखा है एनसीईआरटी में कि ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है इसका रोल दे रखा है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है सिनर्जिड के अंदर, ठीक है, ये वाली बात है। 3 सेल चादर एंड पे होती है, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल, मतलब आपके माइक्रोपाइलर एंड पे तो एग अपरेटस है जिसमें 2 सेल हैं, इसमें 3 सेल हैं, एक तो एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल हैं। लेकिन 3 सेल आपके चादर एंड पे एंटीपोडल सेल वाली एंटीपोडल होती है। लास्ट सेंट्रल सेल इज मेंशन एज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। लास्ट सेंट्रल सेल में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसकी वजह से एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योरिटी पे, उसे बोलते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखी जाती है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोपाइलर एंड है। और ये आपका जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस दे रखा है, ये आपका मेगास्पोमासा सेल है, ठीक है। और फिर आपका पहले क्या बना, पहले तो आपका डायड बना, फिर टेट्राड बना, ठीक है। टेट्राड बनने के बाद फिर क्या न्यूक्लियर डिवीजन चले, 1 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस के बाद सेल वॉल चालू हो गई यहाँ पे, तो एंटीपोडल दिख रही है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में ये डायग्राम सीधे पूछा गया था। मैंने पीआई को देखे हैं तो सीबीएसई बोर्ड में लेबल करने को आया था सिंपल सा, यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड में इसका भी डायग्राम बहुत बार आता है एम्ब्रियो सैक का।
चाहे तुम अभी दोगे ना एम्ब्रियो का डायग्राम 100% आएगा, 100% एम्ब्रियो का डायग्राम आएगा ही आएगा इस तरीके से। तो एंटीपोडल ये रही हमारे पास, एंटीपोडल दिख रही है, 3 सेल एंटीपोडल वाली हैं, और ये 3 सेल बोलोगे सर 6 सेल तो दिख रही हैं। 7वीं सेल कौन सी है? 7वीं सेल है सेंट्रल सेल, ये दिख रही है ना, ये वाली सेल जो है ये सेंट्रल सेल है पूरी। ये दो पोलर न्यूक्लिया है, इसे बोलते हैं 8 न्यूक्लियर 7 सेल स्ट्रक्चर। 7 सेल दिख रही है कैसे, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ये रही, 4 सेल 5 सेल 6 सेल ये रही, और 7 सेल ये सेंट्रल सेल है। बल्कि जो आपके जो न्यूक्लियस हैं कितने, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं इस तरीके से आपके है। तो ये बता रखा है लार्ज मेगास्पोमर सेल से डायर बना, टेट्राड बना, फिर आपके एम्ब्रियो सैक की 2-4-8 न्यूक्लियर स्टेज है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, फिर ये आपका पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 स्टार ला लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला है, आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग करने को 100% से क्वेश्चन आएंगे, लेबलिंग सारे ध्यान रखना है, सारी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लेबलिंग के क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन आपका बहुत लंबा दे रखा है, पॉलिनेशन में वाटर, विंड, फिर जीनोगैमेट का दे रखा है, और फिर आपका पॉलिनेशन के बाद आपका दे रखा है आउटपुट डिवाइस दे रखा है, पॉलिनेस्टिक इंटरेक्शन दे रखा है, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन दे रखा है। तो मैं इस पार्ट को 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, 2 पार्ट में बना रहा हूँ वीडियो। आपका जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। पहले मैं आपका पॉलिनेशन वाला इसी वीडियो में कवर करता हूँ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो 2 वीडियो बनेंगे इसकी, एक वीडियो ये फिर कोई बड़ी हो जाएगी फिर वीडियो, तो इस तरीके से आपको दिक्कत रहेगी इस तरीके से। तो अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो फ्लोइंग प्लांट होते हैं प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक। तो भैया मेल गैमेट को तो बोलते हैं पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, समझ में आएगा। ये दोनों गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये गैमेट नॉन मोटाइल हैं, इसी वजह से इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए टुगेदर लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे, पॉलिनेशन से लाएंगे, ठीक है। पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन निकल लें टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल। अब इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यहाँ तक पॉलिनेशन का डेफिनेशन भी क्वेश्चन में आती है भैया। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो अमेजिंग एरे दिखाते हैं रेडोशन अचीव पॉलिनेशन, दिस मेक यू द एक्स्ट्रा एजेंट का भी यूज़ करते हैं। कौन सा एक्स्ट्रा एजेंट है, इंसेक्ट का यूज़ करते हैं ना, कुछ लोग तो भैया माउस का, मतलब इतने एनिमल्स का यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं। दिखा जाता है बहुत सारे एयर विंड, बहुत सारे एजेंट्स हैं आपके, हवा है, विंड है ना, आपकी मधुमक्खियाँ, ये सब क्या कर रही हैं, पॉलिनेशन ही कर रही हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बच्चों को पता तो रहता है पॉलिनेशन के 3 पार्ट में होते हैं, ऑटोनोगैमी, डिटोनोगैमी और आपका जीनोगैमी। लेकिन डिपेंड ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस पे किया गया है, पोलन के सोर्स के बेसिस पे। पोलन का सोर्स कहाँ से आ रहा है, सेम प्लांट से आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, इस चीज़ को क्लासीफाई करते हुए 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में तो क्या है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, कि भैया सेम फ्लावर के अंदर ही अगर पॉलिनेशन चल रहा है तो उसे ऑटोगेमी बोलते हैं। एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम फ्लावर चल रहा है, इसका मतलब एंथर से आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, सेम फ्लावर, मतलब अगर प्लांट है ना तो उसके सेम फ्लावर के अंदर ही काम चल रहा है, तो ऑटोगेमी है, ये सेम फ्लावर के अंदर है। इसी फ्लावर में क्या हो रहा है, इससे क्या एंथर यहाँ पे चला गया, इस तरीके से इसका एंथर का पोलन ग्रेन से वो स्टिग्मा में लैंड हो गया। नॉर्मल फ्लावर में विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज ज्यादा रेयर। तो ऑटोगेमी किन में रेयर होती है, कि जिनके आपके फ्लावर ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, वो उनकी में ऑटोगेमी रेयर होती है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अगर इन फ्लावर्स में आपको ऑटोगेमी करानी है, मतलब इन खुले हुए फ्लावर्स में ऑटोगेमी करानी है, तो सिंक्रनी चाहिए, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सिंक्रनी का मतलब ये है कि जिस टाइम पे पोलन रिलीज हो उसी टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, दोनों के बीच में क्या हो, सिंक्रनी हो, तब जाके ये होगा। एंथस एंड स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोज टू ईच अदर। तो 2 चीज़ है, अगर आपको ऑटोगेमी करवानी है उन फ्लावर्स में जो कि आपके खुले रहते हैं, तो 2 चीज़ है, या तो सिंक्रनी होनी चाहिए पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव के बीच में, और दूसरा एंथर और स्टिग्मा पास होंगे तो भैया बहुत चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के हो जाते हैं। अब सोचा सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए, क्या हो पाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। सम प्लांट सच एज वायोला हो गया, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं वायोला, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस होता है या कॉमेलिना होता है। इनमें 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, चेस्मोगैमस होता है, एक क्लिस्टोगैमस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताया था कैसे, चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस, देखो ये इसमें एंथर वगैरह सब चीज़ एक्सपोज रहती है, वो तो कौन सा फ्लेवर होता है, चेस्मोगैमस। और जिसमें इसकी सब चीज़ बंद रहती है ना, ये चीज़ बंद दिख रही है, ये बंद दिख रहा है ना, ये बंद,
ये होता है क्लिस्टोगैमस, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये आपका क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस। तो क्या बोल रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगैमस भी होता है और क्लिस्टोगैमस भी होता है। चेस्मोगैमस में तो भैया एंथर वगैरह सब चीज़ एक्सपोज रहती है, एंथर भी एक्सपोज है, स्टिमा भी एक्सपोज है, ताकि दूसरी स्पीशीज़ के पॉलिनेशन आ सकते हैं चेस्मोगैमस में तो। लेकिन क्लिस्टोगैमस में ओपन ही नहीं होते। इसका मतलब इन फ्लावर्स में एंथर स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, इन फ्लावर्स में एंथर स्टिग्मा पास पास होते हैं, मतलब किन में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में एंथर स्टिग्मा पास पास होते हैं और सिंक्रनी भी होती होगी, ये वाली बात है। एंथर जब डिहीसिस करता है इन द फ्लावर बर्ड्स, डिहीसिस करेगा तो पोलन ग्रेन्स जो है कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। तो एंथर डिहीसिस करेगा तो पोलन ग्रेन्स आएंगे स्टिग्मा पे ताकि पॉलिनेशन इफेक्ट कर पाए। थस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। इसी वजह से जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्लिस्टोगैमस, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, मतलब ये ऑटोगैमस ही होते हैं, इनमें कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन करने का। क्लिस्टोगैमस तो ये क्रॉस पॉलिनेशन करने चांस ही नहीं, कोई बंद है तो क्रॉस पॉलिनेशन चांस ही नहीं है। लेकिन ये वाले जो है वो सेल्फ भी कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। कैसे? वे सेल्फ तब करेंगे जब इनमें रिसेप्टिविटी होगी या सिंक्रनी होगी या पास पास होंगे तब वे, लेकिन मैक्सिमम चांस का क्रॉस का ये इस तरीके से, ये वाली बात है, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा चांस होते हैं इनमें, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में एक एडवांटेज ये होता है कि ये एश्योर्ड सीड बना लेते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि पॉलिनेटर्स के एब्सेंस में भी इनमें सीड 100% आएगा। इस चीज़ के बारे में इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज देखा, क्या डिसएडवांटेज भी है इसका, क्लिस्टोगैमस का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना होने की वजह से इतने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन वगैरह जो आने चाहिए थे, वही सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, तो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशंस कम हो जाते हैं, स्पीशीज में वेरिएशंस कम हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वेरिएशंस, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाते हैं, इस तरीके से इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से डिसएडवांटेज भी, वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे इतने प्लांट में, उस तरीके से ये वाली बात है। अब जिटोनोगैमी की बात करें, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम स्टिग्मा टू एंटर अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑल्सो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट है और एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर जो है फीमेल है ना, एक फ्लावर जो मेल है और एक फ्लावर जो फीमेल है, तो दोनों का अगर ट्रांसफर हो रहा है, एक मेल है एक फीमेल है, इस चीज़ को बोलते हैं जिटोनोगैमी, मतलब एक मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, तो सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन ट्रांसफर हो रहा है, इस चीज़ को बोलते हैं हम जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी जो है फंक्शनली जो क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली तो क्या है भैया, फंक्शनली तो क्या है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, लेकिन जेनेटिकली ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन या जेनेटिकली या ऑटोगैमी है, सिंस पॉलन के सेम प्लांट से तो आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि जिटोनोगैमी जो है ना वो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पॉलन के ले जाने हैं दूसरे फ्लावर तक तो आपको एजेंट तो चाहिए होगा। लेकिन ये जेनेटिकली देखेंगे तो आपका ऑटोगैमी तो है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन तो है, क्योंकि पॉलन के सेम प्लांट से तो आ रहे हैं, सोचो इस तरीके से, ये वाली बात है। अब जीनोगैमी आ गया, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। इसमें ही क्या होता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन अलग अलग प्लांट, इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं जीनोगैमी में, एक प्लांट अलग, ये प्लांट अलग है। इसका मतलब इसमें प्लांट में मेल वाला पार्ट है, इसमें फीमेल वाला पार्ट है, इसमें फीमेल वाला पार्ट है, इसमें मेल वाला पार्ट है। तो मेल वाले को पॉलिनेशन दूसरे प्लांट की स्पीशीज में फीमेल से करेंगे तो ये आपका जीनोगैमी कहलाएगा। यही खाली पॉलिनेशन है जिसमें क्या होता है, जेनेटिकल वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिकल डिफरेंट टाइप पॉलिनेशन स्टिग्मा पे आते हैं, अलग जेनेटिक स्पीशीज, जेनेटिक वेरिएशन जीनोगैमी में देखने को आपको मिलेंगे इस तरीके से। तो ये आपको सेल्फ पॉलिन फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, ये सेल्फ पॉलिन फ्लावर है, ये आपका देखा है सेल्फ पॉलिन फ्लावर, ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहे हैं, वो बंदे हैं ना ये सेल्फ पॉलिनेशन शो करेंगे। लेकिन ये वाले जो बी हैं वो क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे क्या, ये शो करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ये एक्सपोज है ना, ये क्रॉस पॉलिनेशन शो करेंगे। ये आपका व्यू दिखा रखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का, कि चेस्मोगैमस भी है, क्लिस्टोगैमस में कुछ वायोला में, कॉमन पेंसी में, ऑक्सालिस में, कोमालिना में, इस तरीके से इस तरीके से। अब आपका ये पॉलिनेशन वाला होगा। अब एजेंट और पढ़ लेते हैं, फिर तुझे 8 वाइज पढ़ लेंगे, फिर आपका एक वीडियो ये रहेगा और दूसरा वीडियो का लंबा वीडियो होगा शायद मेरे हिसाब से, ये वीडियो लंबा सा हो गया मेरे हिसाब से। ये वीडियो जो है आपका वो 1 घंटे चला गया, तो 1 घंटे वाला पोर्शन ये चलेगा और दूसरा आपका दूसरा 1 घंटा चलेगा, ठीक है।
तो प्लांट यूज टू अबायोटिक फैक्टर यूज़ करते हैं, विंड भी यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं, एक बायोटिक यूज़ करते हैं एनिमल्स टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं बायोटिक एजेंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आ गया कौन से यूज़ करते हैं, बायोटिक या बायोटिक, बायोटिक का यूज़ करते हैं भैया। बहुत ही कम प्लांट ऐसे जो है अबायोटिक यूज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन जो है कमिंग कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा है, चांस फैक्टर भैया कोई विंड एंड वाटर है उसको भरोसा नहीं है, कोई विंड का वाटर का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्या ले जाए पॉलन ग्रेन्स को। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए या पॉलन ग्रेन के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, चुकाने के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे पॉलन भैया, बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ तो चले जाए भैया, कुछ तो चले जाए पॉलन ग्रेन्स, ये बात आता है। कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूज अवेलेबल पॉलिनेशन, इतने ओव्यू नहीं होते लेकिन पॉलन ग्रेन्स तो बहुत सारे होते हैं, इतने प्रोड्यूस करते हैं ना ताकि भैया कुछ तो चले जाए कम से कम। तो ये वाले जो है ना जो आपके विंड वाटर से करते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से कुछ तो चले जाए विंड वाटर के थ्रू। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग अबायोटिक, पॉलिनेशन में बहुत मतलब अबायोटिक में भी देखें तो विंड और वाटर में से ज़्यादा कॉमन कौन सा है, विंड वाला। तो अबायोटिक में आ गया, अबायोटिक में मोर कॉमन कौन सा है, विंड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर द पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। भैया विंड पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, मुझे हैंग हो जाता है ये। हाँ, विंड पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। इसका मतलब क्या है, विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स लाइट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, ताकि वो विंड करंट से ट्रांसपोर्ट हो। चिपक जाएंगे तो विंड करंट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो दे ऑफन उनके क्या होते हैं, वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, सो दैट द पॉलन्स आर इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट। भाई स्टेमन भी वेल एक्सपोज रहेगा ना, विंड करंट हवा आए और पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाए, ये वाली बात है। और लार्ज ऑफर विदरी स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स। इनका क्या होता है, स्टिग्मा भी क्या होता है, फीदरी होता है, फीदरी टाइप का स्टिग्मा होता है। इस तरीके से फीदर दिख रहे हैं ना, फीदर से, ये स्टिग्मा फीदरी टाइप का होता है इस तरीके से कि भैया हो जाता है कंडीशंस में इस तरीके से, है ना, ये वाली बात है। हाँ, फीदरी टाइप का स्टिग्मा भी होता है इनका, ये वाली बात है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल, हैंग हो रहा है ये। Wind pollen flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence. numerous flowers packed होते हैं inflorescence में, सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, ये वाली बात है। एक एग्जांपल दे रखा है इसमें कॉर्न कॉब का, ठीक है। टेसर्स जो हम कॉर्न कॉब के देखते हैं वो बेसिकली वो क्या है, स्टिग्मा स्टाइल हैं जो विंड में वेव करते हैं, जो कि पॉलन गैस को क्या करवाते हैं, ट्रैप करवाते हैं अपने पास, पॉलन गैस को क्या करवाते हैं, ट्रैप करवाते हैं इस तरीके से। तो विंड पॉलिनेशन जो है क्वाइट किस में कॉमन है, ग्रासेस में बहुत कॉमन है वेस्ट विंड पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा है, ठीक है। अब इसमें वाटर का दे रखा है, वाटर वाला आया था आपके सीबीएसई बोर्ड में आपकी बार, तो वाटर का आपका इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत रेयर होता है भाई। विंड वाला कॉमन ज़्यादा होता है, ये खाली 30 जेनेरा तक कॉमन होता है, लिमिटेड होता है, मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। जहाँ पर पढ़ा होगा कि वाटर रेगुलर मोड ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट्स के लिए, एलगी में, ब्रायोफाइट्स में, एडोफाइट्स में, इस तरीके से। ए बिलीव फॉर सम ब्रायोफाइट एडोफाइट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट एडोफाइट मेल गैमेट तो चाहिए भैया, ब्रायोफाइट एडोफाइट में मेल गैमेट को चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को। सम एग्जाम्पल जो है वाटर पॉलिनेट प्लांट के वो कौन से हैं, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला है वे जो फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। और कुछ मराइन के एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा है, जोस्टेरा क्या है, सी ग्रास है जो मराइन में। दो आपके क्लासिफिकेशन हो गए, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। तो फ्रेश में तो कौन सा आ गया, वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला आ गया, और मराइन वाटर में कौन सा है, जोस्टेरा आ गया, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट जो है वो वाटर आइसन, वाटर लिली जो है वाटर में होने के बावजूद भी इंसेक्ट के थ्रू और विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। इनका फ्लावर्स जो है इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल के ऊपर होके ये पॉलिनेशन करते हैं। वेलेस्नेरिया में फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। वेलेस्नेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस से पहुंचती है लंबे स्टॉक है, लंबी डंडी की मदद से, और मेल फ्लावर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं पानी के सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे काम हो रहा है यहाँ पे। इसी वजह से दे आर कैरिड, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पैसिवली कैरिड होते हैं वाटर करंट द्वारा, ठीक है, ये वाटर करंट द्वारा पैसिवली कैरिड होते हैं पॉलन ग्रेन्स वगैरह इस तरीके से, ठीक है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स। अब भैया पॉलन ग्रेन्स तो बहुत सारे निकले लेकिन फीमेल फ्लावर्स तो बहुत कुछ ही पहुंच पाए और स्टिग्मा तक। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, सी ग्रास में क्या होता है, सी ग्रास में जो आपका फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहते हैं, एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर, मतलब फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर सबमर्ज है और मेल फ्लावर भी अंदर ही होता है, पॉलन ग्रेन्स अंदर अंदर काम होता है, पानी के अंदर चल रहा है। पॉलन ग्रेन्स मैनी सारी स्पीशीज, इनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, खासियत होती है, पहली बात तो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, है ना, ये पैसिवली कैरिड हो सकते हैं पानी के अंदर, पैसिवली कैरिड हो सकते हैं। और उनमें से कुछ देखें तो कुछ आपके
स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोडक्ट होते हैं वेटिंग बाय म्यूसिलेजेंस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजेंस कवरिंग होती है इसमें। ये वाली बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एडेप्टेशंस हैं। तो दो उसमें हो गए, एक तो वेलेस्नेरिया हो गया जो कि भैया करता है क्या, ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली करता है भैया, जो सरफेस पे करता है ना एपी हाइड्रोफिली, और ये अंदर करता है हाइपो हाइड्रोफिली है इस तरीके से। तो ये आपका ये एडेप्टेशन से आप क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिला था। विंड और वाटर पॉलिनेट फ्लावर जो है वो इतने कलरफुल नहीं होते, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट चाहिए नहीं होता भैया। तो इसी वजह से रीज़न इसका ये है कि इंसेक्ट नहीं चाहिए होता उन्हें, तो इतना कलर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ही बजाते हैं। तो ये देखो मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, तो इस तरीके से सरफेस पे काम हो रहा है, सरफेस से पॉप के आ रहे हैं। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाने को आ सकता है ये वाला डायग्राम भी इस तरीके से। तो थोड़ा सा आपका जो पॉलिनेशन वाला सेक्शन खत्म कर लेते हैं, बस पॉलिनेशन खत्म कर लेते हैं आपका। फिर हम आउट ब्रीडिंग डिवाइस वाला पोर्शन देखते हैं, आज कर लेंगे, वरना पूरा चैप्टर तो एक दिन में होता नहीं है, 2 पोर्शन बनाने पड़ते हैं हर एक चैप्टर के इस तरीके से। हैंग और हो जाता है। चलो, तो मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं तो आपके एनिमल के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वास्प, आंट, मॉथ, बर्ड, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गई, एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बैट भी एक कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं अमंग द एनिमल में से देखें ना। इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। लार्जर एनिमल से आपके कुछ प्राइमेट हो गए तो उसमें लीमर आते हैं, आर्बोरियल मतलब आपको कुछ ट्री ड्वेलिंग रूडेंट आते हैं, या कुछ लिजार्ड आते हैं, गैको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी कुछ स्पीशीज़ के लिए पॉलिनेटर्स के तौर पे काम कर लेती हैं, ये वाली बात है। तो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल pollinated plant are specifically adapted for particular species of animal, मतलब कुछ फ्लावर्स होते हैं एनिमल पॉलिनेट प्लांट के, वो अडेप्ट होते हैं कुछ ही स्पीशीज़ के लिए, मतलब वो उन्हीं स्पीशीज़ में पॉलिनेशन कर पाएंगे इस तरीके से। मेजॉरिटी जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उनके फ्लावर कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं, नेक्टर में रिच होते हैं। जब इन फ्लावर स्मॉल होते हैं तो कुछ फ्लावर्स क्लस्टर हो जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ताकि कॉन्स्पेश हो सके, वो उन्हें दिखाना है ना इंसेक्ट को, इंसेक्ट करेगा पॉलिनेशन, तो अगर स्मॉल होगा फ्लावर तो इनकॉन्स्पिशियस होगा, तो वो कुछ फ्लावर्स क्लस्टर हो जाएंगे ताकि वो क्या बन सके, कॉन्स्पिशियस बन सके, दिख सके, वो एटलीस्ट उन्हें इंसेक्ट को दिख सके। एनिमल्स जो हैं वो फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं कलर के थ्रू, फ्रेग्रेंस के थ्रू, इसी वजह से विंडो वाटर वाले में इतना कलर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं थी, कलर वगैरह। तो फ्लावर जो है वो अगर फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट हो रहे हैं तो इसी वजह से फूल गंदे गंदे बदबू निकालते हैं वो, ताकि इस केस में एनिमल्स अट्रैक्ट हो सकें। टू सस्टेन एनिमल विजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं रिवार्ड, कौन कौन से रिवार्ड हैं, नेक्टर रिवार्ड है और पॉलन ग्रेन रिवार्ड होते हैं, 2 रिवार्ड होते हैं, नेक्टर ग्रेन और फॉलन, ये रिवार्ड होते हैं प्लांट की तरफ से। अब इस रिवार्ड को हार्वेस्ट करने के लिए एनिमल आता है, फ्लावर बैठता है, इस केस में एंथर से कांटेक्ट पे करता है, स्टिग्मा से कांटेक्ट करता है, एनिमल की बॉडी पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की कोटिंग होती है जो कि स्टिकी होती है एनिमल पोलन फ्लावर में। इसी वजह से जो आपके एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स इतने स्टिकी नहीं थे, इसी वजह से। व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन कॉन्टैक्ट में आता है स्टिग्मा के तो वो पॉलिनेशन करवा देता है, इस केस में जब एंथर के कॉन्टैक्ट में था, पोलन ग्रेन्स चिपक रहे थे उस पर, फिर स्टिग्मा में चला गया तो स्टिग्मा में जाके वो पॉलिनेशन करवा देगा इस तरीके से। तो ये आपका दे रखा है, ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन दे रखा है ऊपर का एग्जांपल। कुछ स्पीशीज में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है 1 मार्क्स के लिए, फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू एग्स, मतलब कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि अंडे देना एक तरीके से फ्लोर रिवार्ड के तौर पे आता है, मतलब एक तो फ्लोर रिवार्ड ये होता है नेक्टर देना या आपका पॉलन ग्रेन्स, लेकिन ये कुछ में क्या होता है अंडे देना एक तरीके से फ्लोर रिवार्ड में आता है। एक एग्जांपल दे रखा है कि टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलस का, जिसकी फ्लावर की 6 फीट हाइट है, ठीक है, टॉलेस्ट फ्लावर है इसका एमोर्फोफेलस का, ये आपका 6 फीट है, उसमें आपका ऐसे ही चलता है। ऐसे आपका युक्का देखा होगा अपने, युक्का और मौत के बीच में, युक्का और ना, तो युक्का के बीच में मौत के बीच में चलता है, दोनों स्पीशीज होती हैं, ठीक है। मौत एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मतलब मौत और प्लांट अपनी लाइफ साइकिल नहीं कर सकते बिना, इसी वजह से इसी चीज़ को हम बोलते हैं को इवोल्यूशन। भैया मौत हो गया और प्लांट हो गया, तो प्लांट पॉलिनेटर जो मैकेनिज्म होता है को इवोल्यूशन एग्जांपल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मौत को अपने अंडों को डिवोट करने के लिए ओवरी की लॉक्यूल सही है या ओवरी की लॉक्यूल सही है, और फ्लावर को
पॉलिनेशन करा रहा है मौत से, तो फ्लावर को एडवांटेज मिल रहा है कि मौत पॉलिनेशन कर रहा है, मौत को एडवांटेज मिल रहा है कि भैया ओवरी की लॉक्यूल मिल रही है अंडे को रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक कि मौत की लार्वी जो है कम आउट ऑफ एग एज सीड डेवलप होना चालू हो जाते हैं ना, तो मौत के लार्वे जो है अंडे से बाहर आना चालू हो जाते हैं, सीड डेवलप होना चालू हो जाते हैं। ये वाली बात है। तो इसमें वो एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है, ये वाली बात है। इसमें एक चीज़ दे रखी है, कुछ फ्लोवेटर क्या होते हैं, कुछ पॉलन रॉबर्स होते हैं। पॉलन रॉबर्स नेक्टर रॉबर्स आपके वो होते हैं जो कि भैया वो होते हैं जो पॉलिनेशन करते ही नहीं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग और पॉलिनेशन, इसी को पॉलन इरेक्टर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के तौर पे कि पॉलन रॉबर्स क्या होता है, कि कुछ इंसेक्ट हैं पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं बिना पॉलिनेशन कराए, ये भी कुछ होते हैं। तो आपके ये आप पढ़ना है इस चीज़ को, ये आपका वो एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आपको बैठना है कि कौन कौन से फ्लावर्स हैं, कौन कौन से इंसेक्ट आ रहे हैं, देखना है पेशेंट ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से इंसेक्ट आ रहे हैं, ये वाली बात है। और कोरिलेशन देखना है, तो आपको इसमें बोला है कि कुछ फ्लावर्स देखने हैं आपको ककुमार के, मैंगो के, पीपल के, है ना, और ट्राई करना है कि कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं उन्हें वेट करने के लिए, है ना। और वेयर देयर कुड बी पॉलिनेटर्स, यू पेशेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा फ्लावर्स कुछ दिनों तक, ठीक है। यू कुड ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर देयर क्या कोई कोरिलेशन तो नहीं है, कोई कोएवोल्यूशन तो नहीं है कि ये हो जाता है। इफ एनी वेटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंसेस्टिक मेथड सच वेटर्स क्या कोई पॉलिनेशन कर रहा है, कुछ तो पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनेशन नहीं करते, बस नेक्टर चुरा के भाग जाते हैं, बस ये वाली बात है। यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई पॉलिनेटर्स बट यू शॉर्ली एंजॉय एफर्ट्स, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में कि भैया पॉलिनेटर्स को आप जान पाओ नहीं जान पाओ ये खास बात नहीं है, लेकिन आपने एफोर्ट किया ना, ये बहुत अच्छी बात है। एफोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी यही सिखाती है आपको कि आपको एजुकेशन को ये नहीं लेना दिमाग में बोझ लेना है कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, रट रहा है, नहीं, आपको सीखना है चीज़ों को। तो इसी वजह से वो एक्टिविटीज़ को या चीज़ों को एक्सपेरिमेंट को डालती है ताकि आप सीख पाओ, ठीक है। ये वाली बात है, इस चीज़ को वो सिखाती है कि एनसीईआरटी जो है एजुकेशन ट्रेनिंग में काम करेगा, अदर रोड लर्निंग में काम नहीं करती है, ट्रेनिंग में काम करती है। बायोलॉजी आप इस तरीके से पढ़ोगे, आगे जाके जब बायोलॉजी फील्ड में देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे मज़े से आप पढ़ पाओ इस तरीके से। तो अब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आर्डवेयर डिवाइस पर पढ़ेंगे, तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें पूरा खत्म कर लेंगे आपका चैप्टर इस तरीके से। ये वाली बात है, बंद करते हैं।